The first step in your UPSC journey is understanding the syllabus. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसका सिलेबस समझें। तो इसीलिए इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल विद यू, इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स को आपको ब्रीफ में पढ़ना है, किन टॉपिक्स में डेप्थ में पढ़ना है, और क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल। सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। अब मैनेजमेंट का सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले एक बार हम मैनेजमेंट के ऑप्शनल पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, एज वी ऑल नो हमारे पास दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, राइट। पेपर 1 के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड सिमिलरली पेपर 2 के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हर एक पेपर के अंदर आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और इधर भी सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे और सिमिलरली सेक्शन बी के अंदर भी 4 क्वेश्चंस होंगे एंड सेम पेपर 1 के लिए रहेगा और सेम पेपर 2 के लिए रहेगा। तो टोटल एक पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 में मैं अगर बात करूं, पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली सेक्शन ए और बी का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना होता है। फिर इन तीन में से आपको चॉइस होती है कि एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है और इन तीन में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस, राइट। और बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी हो गए, उसके बाद इन तीन में से एक और इन तीन में से एक, और बाकी रिमेनिंग बचे हुए हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन और करना होता है। तो टोटल में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं एक पेपर में, और एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल 250 मार्क्स का पेपर 1 और 250 मार्क्स का पेपर आपका 2 होता है। तो ये पैटर्न रहता है हमारा मैनेजमेंट ऑप्शनल के अंदर, ठीक। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। देखो, पेपर 1 के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपके पास आएंगे 6 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले आता है बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन एंड प्रोसेसेस। अब मैनेजरियल फंक्शन एंड प्रोसेसेस में बेसिकली 3 मैं बोलूं टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के टॉपिक्स, फिर आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स, और फिर आता है हमारे पास बिजनेस एथिक्स के। तो कंसेप्चुअल पेपर है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रट लेना है, फैक्ट मतलब थ्योरी आएगी इधर, और इजी पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो ओटी का पार्ट हो गया वो हो गया, फिर इधर एंटरप्रेन्योरशिप कवर हो गया, इनोवेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो गया, फिर बिजनेस एथिक्स के टॉपिक्स हो गए। तो ये 3 टॉपिक्स और आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो गया मोटिवेशन, परसेप्शन, लीडरशिप, जो थ्योरीज हो गई मैनेजमेंट की, वो सारी आपकी यहां पे कवर होती हैं, ठीक। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपका जॉब प्लानिंग, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए थ्योरी वाले आपके। पहले कौन सा हो गया, मैनेजरियल फंक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम। इजी क्वेश्चंस होते हैं और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मतलब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी और उसको आपको रिलेट करना होता है मैनेजमेंट से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, डिफिकल्ट नहीं होता बट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अब अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में फिर बताऊं 2 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड होता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एक ही के अंदर 2 सब्जेक्ट्स कवर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका कवर हो जाएगा आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, फिर आपके पास कैश फ्लो, फंड फ्लो,
और फिर आ जाता है हमारे पास बैलेंस शीट, सारा कवर हो गया। ठीक, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके पास सारा कवर हो जाता है, रिकंसिलेशन हो जाता है, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस। ठीक है, इधर से अब स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर से भी आपका थ्योरी का पोर्शन पूछा जाता है। मतलब जब आपको इस सब्जेक्ट को कवर करना है तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कवर नहीं करना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। अब न्यूमेरिकल भी जो आपके आएंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे कि हमें सीए लेवल के कर लेने हैं, बेसिक बेसिक इजी जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े उस लेवल के आपको न्यूमेरिकल्स कवर करके जाने हैं। ठीक, तो 3 थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिकल, फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इजी है, इसमें बेसिकली तीनों फंक्शंस कवर हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक तो आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आपके पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह। फिर आ जाता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो थ्योरीज हैं इसकी वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास थोड़ा सा फाइनेंस का पोर्शन, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो थ्योरी, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। तो बेसिकली 2 चीजें कवर होती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस, थोड़ा बहुत दोनों को आपको कवर कर लेना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव भी कवर करना है। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जब वो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो फॉर्मेट बहुत बार गलत कर देते हैं। मैंने जनरली देखा तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का फॉर्मेट पोर्शन अच्छा होता है, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत बार अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करके आए होते हैं। जो यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेट्स गलत होते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो ध्यान रखना कि आपके फॉर्मेट्स जो हो उस पूरा प्रॉपर सही से हो और डिटेल्ड में हो। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, इजी, फिलिप कोटलर कवर कर लो, जो जो सिलेबस दे रखा है इजीली आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इधर भी सेम बात बोलूंगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट ना आने कभी कभार क्वेश्चन घुमा देता है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जब मैं आंसर शीट्स इवैल्यूएट करता हूं ना, स्टूडेंट्स या तो कभी कभार क्या करते हैं डायरेक्टली एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देते हैं, कि मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दी उन्होंने पॉइंट की, सीधा एग्जांपल लिख दिया। या तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक्सप्लेनेशन दे दी, एग्जांपल नहीं दिया। तो दोनों ही तरीके गलत हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है और फिर एक रिलेवेंट करंट एग्जांपल देके जब आप आंसर को सपोर्ट करोगे, आई थिंक वो बेस्ट रहता है। तो आपके पास एडवांटेज क्या होता है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के पास, कि आपके पास बहुत सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड रिलेवेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। तो जब वो अपना आप आंसर में लिखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा पेपर 1। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो सबसे पहला जो बेसिक पोर्शन आ जाता है हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली है क्या हमारे पास स्टैट्स, और स्टैट्स भी बेसिक लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि आप सोच रहे हो, अच्छा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टैट्स होता है वो पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसमें हो गया, जिसमें हमारा मीन मीडियन मोड वगैरह आ गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ गया, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ गया, काई स्क्वायर आ गया, अनोवा आ गया, कोरिलेशन रिग्रेशन के। तो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज्यादा आ जाता है। हाँ, थ्योरी पोर्शन आता है बट इतना नहीं, लेकिन आता है। ठीक, फिर सिंपलेक्स, एलएलपी के क्वेश्चंस हो गए। ये अच्छे से आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक उठा लेनी है और उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप सोचोगे सिर्फ देख देख के चल जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स की। फिर उसके बाद एडवांटेज क्या आता है कि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर 2 का, लेकिन अगर मैं बाकी टॉपिक देखूं तो बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, एक आधा न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होता है इसका, राइट। बाकी थ्योरी पोर्शन है बहुत इजी है। एमआईएस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर वगैरह, वो इजी रहता है। फिर आता है जीबीआई, पूरा फैक्चुअल रहता है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, अब ये 2-3 सब्जेक्ट्स हो गए, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जीबीआई, एमआईएस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपने एक बार एक बुक से पढ़ लिया है, किसी सोर्स से पढ़ लिए, आपने नोट्स बना लिए, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। बस एक दो बार और रिवीजन कर ली। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एक टॉपिक में। जैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा कि आपने लेट्स से पढ़ लिया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुआ। मान लो 10 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, 11वां नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम बाकी टॉपिक्स में नहीं आने वाली आपको, क्योंकि एक बार पढ़ लिया, समझ आ गया, इजी चीज है, रिवाइज कर ली, डन। ठीक, और एक लास्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस। सेम इजी लेवल का रहता है। इसमें भी अगर आप जो करंट रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उसको कोट करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपका वो रहता है, इंपैक्ट रहता है। अब जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ध्यान रखनी है, पढ़ते वक्त
जो रेलिवेंट करंट एग्जांपल्स हैं उसकी हमें ध्यान में से साथ साथ ही अपने नोट्स में लिखते जाना है कि इस जगह मैं ये एग्जांपल कोट करूंगा। आप सोचो कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे या फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब कर पाओगे, तो एब्सोल्युटली नो। तो रिलेवेंट एग्जांपल साथ साथ सर्च करते रहना और वो करते रहना। प्लस फिर बोल दूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस में मांगी जाती है वो, ठीक। और एडवांटेज क्या आता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस करके चलोगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपका आंसर बनता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑप्शनल सिलेबस। अब आपको करना क्या है, बुक्स एक बार रिसोर्सेज चूज कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस पे स्टिक रहिए। ऐसा ना हो कि आपने बुक उठाई और A to Z फिलिप कोटलर खत्म कर दी। तो जो सिलेबस में आया हुआ है, सिलेबस का पोर्शन है, सिर्फ वो ही कवर करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई देयर। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।